हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, तो भाई आपका ये लेक्चर्स दिन ब दिन आगे चलता जा रहा है। 3 हमारे इनिशिएटिव है। सबसे पहले लॉन्ग लेक्चर्स, यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे जो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बेस बनाने के लिए और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूपीएससी लेवल के। तो वही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही हम आपको यहाँ पे लाके देते हैं। सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स है पॉलिटी फोटो सीरीज़, वो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि 2025 के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो हमें लगता है कि आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, वो वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, जिन लोगों ने देखे वहाँ से मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर थे जो पॉलिटी के, वहाँ से भी हमने वहाँ से टॉपिक्स उठा के वहाँ पर डाले हैं। और वैसे भी हम जो थर्ड इनिशिएटिव कर रहे हैं उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के मेन्स, ठीक है, प्रीलिम्स और मेन्स दोनों वहाँ पे अपलोड होंगे। वी आर टारगेटिंग 1000+ सब्सक्राइबर, उसके बाद वो चीज़ भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप देख लिया, आप 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ के जाएंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पेपर दोगे आप वहाँ पे यूपीएससी में, ठीक है, आपका 10% का पेपर आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम वो हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ग्रीन फ्लैग हो जाएगा आपका वो 10% का पेपर। और निकालना कितना होता है, 50% तक आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आपका अगर 10% अगर प्रेडिक्टेबल बन रहा है तो कितना बेस्ट है, वो भी इतने शॉर्ट सीरीज यहाँ पर आती है, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, सिर्फ वही टू द पॉइंट हम यहाँ पे सीरीज में आपको देते हैं। तो कोई टाइम वेस्ट तो हो नहीं रहा आपका सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि आपको सिर्फ गेन ही गेन हो रहा है, वो भी एवरी इनिशिएटिव इज़ फ्री फ्रॉम अस फॉर यू ऑल। ठीक है, सब कुछ फ्री है आप सबके लिए, आप सब ये फ्री का मज़ा लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखो फ्री है तो कचरा मत समझना। मैं आपको बार बार यही चीज़ कहती हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की क्या आदत होती है, जब कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो सोना भी माटी लगने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, डायलॉग समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, सोना भी माटी लगता है। ठीक है, और कभी कभार तो क्या होता है, प्यासे को बिन मांगे भी पानी मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस कहीं से कर रहे हो, आपके पास कोई रिसोर्सेज अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तो रिसोर्सेज थे, उन्होंने पहले भी पढ़ रखा है, उसके बाद भी वो सीरीज़ ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो भाई ये सीरीज़ लेना ये तो मैं आपको बताती हूँ, और जो लेता है उसको पता चल ही जाता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो अब चलते हैं हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, बहुत ही अव्वल नंबर की काउंटर टेररिज्म क्या है, एजेंसी है। ये कब बनी, जब मुंबई अटैक हुआ था, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार, एक तो जब भी मैं कॉफ़ी है गाइस, कॉफ़ी है, मेरे को लोग बोलते हैं कि मैम। ठीक है, तो 2011 में जब हमारा मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, तब ये मिनिस्ट्री बन गई। क्यों भाई, क्योंकि भाई काउंटर टेररिज्म करना इंपॉर्टेंट कितना है, जब हमें मुंबई टेरर अटैक के बाद पता चला कि भाई टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए भी एक एजेंसी बननी चाहिए इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे वी आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद मैनी नेशंस, स्पेशली पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। तो ऐसे यहाँ पे हम जब इंटरनेशनल रिलेशन आपने पढ़ा ही होगा, राइट, तो हम जहाँ पे ऐसे बॉर्डर्स यहाँ पे शेयर करते हैं ऐसी कंट्रीज से जो ये नहीं चाहते कि हम डेवलप कर पाएँ, विच आर नॉट फ्रेंडली टू अस। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी एजेंसी लगानी पड़ती है जो क्या कर सके, टेररिस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगी रहे। तो यही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वर्क है। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक रेगुलर आ रही है ना पॉलिटिकल फोटो सीरीज अपनी, है ना? एक बार यस लिख देना मुझे। ठीक है, क्वेश्चंस तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, रेगुलर आ रही होगी आपके। ठीक है, ठीक है, तो टेररिज्म को काउंटर करती है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। ठीक है, तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करते हैं, नक्की करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 1 सेकेंड, चीज़ें लिख देती हूँ आपको मैं। सबसे पहले मुंबई टेरर अटैक के बाद ये एजेंसी बनी, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं पेन को। ठीक है, ठीक है, मुंबई टेरर अटैक के बाद करी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद ये बन गई। चलो भाई, चलो अब यहां पर आते हैं हम
यहाँ पर आते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द NIA एक्ट 2008 एंड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। एक्ट क्या है इसका? NIA 2008 है एक्ट। इसका मतलब ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक्ट के थ्रू है। यहाँ से NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 से ये अपनी पावर्स लेती हैं इस एक्ट से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये वर्क करती हैं, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश आफ्टर 26/11 मुंबई टेरर अटैक, बात करी है अपन ने, ठीक है। हैविंग एक्सटेंसिव पावर टू इन्वेस्टिगेट टेरर एक्टिविटीज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रजिस्टर ए केस एंड अरेस्ट पीपल विदाउट द परमिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विदाउट द परमिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ठीक है, मिनिस्ट्री ये हमारे NIA एक्ट बन गया, ठीक है, 2008 में ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट के लिए यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपने CBI वगैरह का ये सब पहले का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं से होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट के बिना भी यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके ये क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है किसी भी इंसान को विदाउट परमिट। समझ में आ गया? यही है इससे सबसे बड़ी ताकत, समझ गया? यही है इसकी सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे स्टेट की परमिट की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े, चलो अब इसके देखते हैं हम कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है इसका? सबसे पहले यहाँ पे है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और टिपिकली ये कोई एक IPS ऑफिसर ही होता है। जैसे कि आप लोग जब IPS ऑफिसर बनोगे तो टिपिकली आप डायरेक्टर जनरल में जो अच्छे IPS ऑफिसर अच्छे सीनियर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे होते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बनते हैं, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड स्टाफ देखते हैं। रिक्रूटेड फ्रॉम वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक इंस्पेक्टर या डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ से रिक्रूट होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी रिक्रूटेड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, राइट, ये चीज़ आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वही यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए? एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। आप टेरर अटैक्स वगैरह को आइडेंटिफाई करो तो यू नीड एक्सपर्टीज, यू डोंट नीड न्यू बीज इन इट, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे रिक्रूट करा जाता है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स होते हैं इसके। NIA एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट स्पेशल NIA कोर्ट्स इन कंसल्टेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। NIA कोर्ट क्यों होता है? वाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस नहीं होते? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होते हैं? बहुत धीरे केसेस लड़ते हैं। आपको तो पता ही होगा कितने ज़्यादा अपनी जुडिशरी सिस्टम धीरे वर्क करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्मूथ वर्क करने के लिए, जल्दी वर्क करने के लिए यहाँ पे NIA कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं कि भाई ऐसा कुछ भी केस आता है रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज तो यहाँ पे क्विक रिजोल्यूशन हो, क्विक वर्क हो, राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हेडक्वार्टर देखते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर एक तो न्यू दिल्ली में है और इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ है? मुंबई में है, कोलकाता में, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में। 1 2 3 4, तो 4 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और रीजनल ऑफिसेस के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में है, ठीक है। तो आपने कंपोजिशन पढ़ लिया, बहुत ही इजी पीजी अपने कंपोजिशन देख लिया। डायरेक्टर जनरल, NIA ऑफिसर, स्पेशल कोर्ट्स और हेडक्वार्टर। चलो भाई आगे बढ़े। Powers and function. Investigation of schedule offences. The central government may, with any report from the state, so modo direct the agency to investigate the said offence. अब देखो भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो अगर आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट की परमिट लेती है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की परमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे चालू करवा सकती है। पावर टू इन्वेस्टिगेट कनेक्टेड ऑफेंसेस, और अगर उस ऑफेंसेस से कनेक्टेड कुछ ऑफेंसेस हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जो कनेक्ट कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, तो वो ऑफेंसेस भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, यस कनेक्टेड ऑफेंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी क्या? उसका असिस्टेंट इसके अंदर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Prosecution of offences when the investigation complete, the cases are placed before the NIA special court. बताया कि NIA special court होता है। केसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो NIA special court के आगे वो केस रखा जाता है। और NIA special court क्यों बनाए गए हैं? ताकि क्या हो? फास्ट सिस्टमैटिक वर्क हो, ठीक है। और इसलिए भी बनाया गया है कि भाई जो वर्कलोड है,
किसका, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो वर्कलोड ज़्यादा नहीं बढ़े क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना वर्क है। ठीक है, समझ में आ गया। द शेड्यूल ऑफ द एनआईए एक्ट लिस्ट सेवरल एक्ट सच एज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस का देख लो कि प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस कोई भी चार्जेस होते हैं फिर वो एनआईए एक्ट कोर्ट में जाते हैं और वो कोर्ट वहाँ पे डिसीजन लेके जो भी वहाँ का एग्रीमेंट बनता है वो बना देता है एनआईए कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा चीज़ खत्म। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आती है शेड्यूल। शेड्यूल क्या है एनआईए के अंदर, क्या है, एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है। अगर ये आ जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट आर द शेड्यूल्स ऑफ एनआईए एक्ट लिस्ट सेवरल एक्ट सच एज, कौन कौन से एक्ट इसके अंदर है, तो आप सोचोगे कि सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स है, तो यार देखो एटॉमिक एनर्जी तो उसके अंदर आया नहीं भाई, एटॉमिक अटैक्स भी होते हैं, राइट। और एटॉमिक एनर्जी मैंने कहा था रिलेटेड टू दोज फील्ड्स, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी इसके अंदर है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी इसके अंदर है 1967, और एंटी हाईजैकिंग एक्ट भी इसके अंदर है 1982। तो ये याद रखना कि आप सिर्फ एक करप्शन का दिमाग में लेके जाओ और आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाए और आप उसको करेक्ट ना करो कि भाई एटॉमिक एनर्जी एक्ट आता है नहीं आता है, भाई आता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो एक छोटा सा डिफरेंस करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीबीआई में। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट जब भी हमनी क्लास होती है तब ही मेरे टीम मेंबर्स को रिलेटेड काम आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलो भाई एनआईए देखते हैं और सीबीआई देखते हैं। सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने पहले वाले उसमें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ एनआईए 2009 में और सीबीआई 1963 में ही हो गया था। सीबीआई का पूरा लेक्चर है, जाके देखो। ठीक है, फिर इसका लॉ देखो, लॉ कौन सा है इसका एनआईए एक्ट 2008 है। इसका डीएसपीई एक्ट 1946 है, मतलब ये पहले पुराना बना हुआ है। मिनिस्ट्री देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री इन दोनों की। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वर्क करता है। ठीक है, और ये है होम अफेयर्स के अंदर। ये आपको दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड्स क्यों लगाई है यार? ये विजिबल है वहां से? एक सेकेंड, लेट मी सी। ठीक है, विजिबल है गाइस। ठीक है, ठीक है। जुडिक्शन देखो इसका, इसमें जुडिक्शन क्या है, टेरिटोरियल नेशनल सिक्योरिटी है, और यहाँ पे है करप्शन और इकोनॉमिक या सीरियस क्राइम्स इसके अंदर जो होते हैं वो सीबीआई हैंडल करता है। एनआईए में टेररिस्ट और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज, जो हमने देखा था ना, एटॉमिक एक्टिविटीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई थी, तो वही यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ करप्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है, सो मोटो पावर देखते हैं, यस कैन टेक केसेस विदाउट स्टेट अप्रूवल, लेकिन यहाँ पे स्टेट अप्रूवल नहीं ले सकते। सीबीआई में मैंने बताया था स्टेट की अप्रूवल लगेगी अगर सेंटर ने उसको डायरेक्ट करा है, लेकिन अगर कोर्ट ने उसको डायरेक्ट करा है सीबीआई को तो स्टेट की अप्रूवल नहीं लगेगी। ये याद रखना, 2 अप्रूवल बताई थी सीबीआई में। ठीक है, इंटरनेशनल रोल, यस टेररिस्ट केस इंटरपोल में ये कनेक्टेड होता है एनआईए, और यहाँ पे यस फ्रॉड एक्सटॉर्शन केसेस में भी ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, इंटरपोल में। ठीक है, चलो भाई अरेस्ट पावर क्लीन कर दूं। चलो क्लीन। अरेस्ट पावर देखो, डायरेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड नीड जुडिक्शनल पावर्स। ठीक है, यहाँ पे एनआईए कहीं पे भी अरेस्ट कर सकता है, इंडिया के हर कोने में या बाहर भी जाके वो अरेस्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि टेररिस्ट से रिलेटेड, टेरर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ वर्क हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको जुडिक्शनल अप्रूवल लगेगी। किसको? सीबीआई को। समझ में आ गया? सीबीआई अगर देखा जाए एनआईए से तो सीबीआई थोड़ा थोड़ा क्या है, पावरफुल कम है एज कंपेयर टू एनआईए। सीबीआई में हल्का हल्का क्या है, जुडिक्शनल पावर्स वगैरह इसको चाहिए होती है, लेकिन एनआईए को ये ग्रांटेड होती है, और ये इसलिए भी ग्रांटेड है क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज से इन्वॉल्व है, राइट, एनआईए, तो इसलिए इसको ये ग्रांटेड है कि भाई क्या हो कि ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं तो एनआईए को ऐसे दर दर ना भटकना पड़े कि यहाँ की परमिट ले लूँ वहाँ की परमिट ले लूँ, सीधा काम करे, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा हार्मफुल है फॉर एनी कंट्री। उसके जो रेपुटेशन होती है और उसकी जो तबाही होती है इकोनॉमिकली, फिजिकली, वो भी बहुत गंदी होती है, एज यू ऑल नो।
है ना, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ता है कंट्री को, इसलिए इस एनआईए को बहुत ज़्यादा थोड़ी पावरफुल रखी गई है कि उसको कहीं ना कहीं दर बदर भटकना पड़े परमिशन के लिए। ठीक है, कोर्ट ट्रायल्स स्पेशल एनआईए कोर्ट्स में होता है ट्रायल्स एनआईए का, ताकि भाई जल्दी से फटाफट रिजोल्यूशन हो सके, लेकिन सीबीआई में ऐसा नहीं है, वहाँ पर रेगुलर कोर्ट्स में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे होते हैं नोटेबल केसेस 26/11 पुलवामा अटैक, यहाँ पे 2G स्कैम, नीरव मोदी फ्रॉड, ये सब यहाँ पे सीबीआई में होता है। ठीक है, करप्शन और इकोनॉमिक जो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंसेस इनके बीच में, एनआईए और सीबीआई के बीच में। ठीक है, ये मैंने स्लाइड्स लगवाई थी थोड़े व्हाइट कलर में, थोड़ी बड़ी स्लाइड्स, बट आई डोंट नो ये ब्लैक में कैसे आ गई है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आई थिंक ये दिख रहा होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो उसको जूम करके इसको इस तरीके से बनाना टेबल, मतलब ये फर्स्ट, फिर इसके नीचे ये वाली चीज़ और इसके नीचे ये वाली चीज़, ऐसे लंबी बनाना टेबल को। ठीक है, ये तो इन्होंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया, ताकि ये एक स्लाइड में आ सके आप लोगों के लिए, आप समझ सको ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, राइट। तो इसलिए इसको एक पार्ट में बनाना अगर आप बना रहे हो तो। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। अब की डिफरेंसेस इन अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी। सो एनआईए हैज मोर इंडिपेंडेंस इन टेकिंग अप केसेस स्पेशली दोज रिलेटेड टू टेररिज्म। सीबीआई नीड स्टेट अप्रूवल अनलेस डायरेक्टेड बाय कोर्ट। अब देखो इसका जो डिफरेंस है उसको और तरीके से अगर हम और अच्छे से देखें तो भाई एनआईए ऑब्वियसली पावरफुल है एज कंपेयर टू सीबीआई, क्योंकि एनआईए को कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सीबीआई को स्टेट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। एनआईए ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लॉ एनआईए एक्ट 2008, व्हाइल सीबीआई वर्क्स अंडर एन ओल्ड कॉलोनियल एरा लॉ डीपीएसपी एक्ट, है ना, स्पेशल पुलिस एक्ट। ठीक है, 1946। ठीक है, तो उसके अंदर ओल्ड लॉ के अंदर परफॉर्म करती है, लेकिन एनआईए के लिए क्या है, स्पेशल लॉ बना हुआ है 2008 में। ठीक है, एनआईए प्राइमरी हैंडल्स टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी केसेस, वेयर सीबीआई फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड करप्शन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तो अपन को पता ही है सिंपल सी कि भाई ये क्या करता है, सिक्योरिटी केसेस हैंडल करता है, इसलिए एनआईए को ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू सीबीआई, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैंडल करता है, करप्शन वगैरह हैंडल करता है, राइट। तो इसलिए सीबीआई को इतना पावरफुल नहीं बनाया गया, क्योंकि ये आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स को डील नहीं करता है। वैसे ये भी है तो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स ही, बट नॉट एज कंपेयर टू एनआईए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, एनआईए कोर्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेगुलर कोर्ट्स, गिविंग इट अ फास्टर जुडिशियल प्रोसेस। मैंने कहा था ना, पोस्ट क्यों है, कोर्ट्स क्यों है उनके स्पेशल, ताकि उनको क्या हो, फास्ट जुडिशियल प्रोसेस मिल सके। ठीक है, सीबीआई केसेस गो थ्रू नॉर्मल लीगल प्रोसीजर विच कैन टेक लॉन्गर, और सीबीआई के केसेस चलते ही जाते हैं, जैसे नीरव मोदी का केसेस चलते ही जा रहा है, वैसे सीबीआई के केसेस भी, मतलब इसलिए क्योंकि वो रेगुलर कोर्ट्स में जाते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखो इसका रिमूवल देखते हैं। ठीक है, एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, देखो रिमूवल देखते हैं किस तरीके से होता है। चलो, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री इफ एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंस और करप्शन, डिसिप्लिनरी एक्शंस कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एन इंटरनल इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन। हैंस द डायरेक्टर जनरल कैन नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट द अप्रोप्रिएशन लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर इंश्योरिंग फेयरनेस इन द प्रोसेस। अब देखो, जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए का, उसको रिमूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा रिमूवर, और इसको कंसल्टेंट किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन होम मिनिस्टर। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा खासा होल्ड होता है एनआईए पे, और यूनियन होम मिनिस्टर के साथ वो कंसल्टेशन करती है। लेकिन अगर बात आती है किस चीज़ की, एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट हो गया, नेग्लिजेंस हो गया एनआईए से, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन के हिसाब से हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंटरनल इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, और उसको एकदम से डिटेल में नहीं बताया गया कि इंटरनल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, लेकिन इंटरनल इंक्वायरी होती है कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस इंक्वायरी के बाद ही उसको निकाला जाता है डायरेक्टर को। तो ये इंश्योर करता है कि भाई उसका जो निकालना हो रहा है वो फेयरनेस प्रोटोकॉल से ही निकाला जाए, एनआईए पर्सन या एनआईए डायरेक्टर। ओके, यू गेट इट। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है, याद रखना, एनआईए में रिमूवल में यही है जो मैंने आपको इतने जो पढ़ाए हैं ना चैप्टर्स, उसका बेस यही है कि रिमूवल में डाल दिया, ये इसका रोल होता है, इसका रोल होता है। भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं होता है। इंक्वायरी कौन करवाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनल इंक्वायरी करवाएगा। ठीक है, इंटरनल इंक्वायरी, गुप्त इंक्वायरी होती है इसके अंदर। समझ में आ गया? चलो, हो गया समझ? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑब्वियस सी बात है, टेररिज्म के ऊपर ये फोकस करती है।
ठीक है। NIA एक्ट 2008 में बना ये, और उससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इसने फंक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। 26/11 मुंबई अटैक के बाद ये बना था, ठीक है। फिर हमने कंपोजिशन देखा, डायरेक्टर जनरल, NIA ऑफिसर एंड स्टाफ, स्पेशल कोर्ट और हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल कौन है? टिपिकली IPS ऑफिसर बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। NIA ऑफिसर और स्टाफ क्या होता है? वेरियस एजेंसी से इसको अपॉइंट करते हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल हो गया, राइट, ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हो गया। स्पेशल कोर्ट्स, इसके लिए NIA कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स, ताकि क्या हो, जल्दी फास्ट स्पीडी इसके अंदर ट्रायल हो सके, बिकॉज इट इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर आवर कंट्री। और हेडक्वार्टर देखो न्यू दिल्ली में है और 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड गुवाहाटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शन देखिए, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और इसके लिए उसको कोई भी स्टेट की परमिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन किसी और चार्जेस है, लेकिन वो कनेक्ट कर रहा है किसको? टेररिज्म को, तो भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का इसके, और स्टेट गवर्नमेंट को उसको असिस्टेंस देना ही पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट द केस किस में चल जाता है? NIA स्पेशल कोर्ट्स में चला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और NIA किस किस पे कर सकती है? देखो, एटॉमिक एनर्जी पे भी, अनलॉफुल एक्टिविटीज और एंटी हाईजैकिंग एक्ट, याद रखना। डिफरेंसेस हमने देखे, NIA CBI में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है कि भाई ये अरेस्ट पावर्स रखती है कहीं पर भी, डायरेक्ट इंडिया या अब्रॉड में, लेकिन CBI ऐसा नहीं रखता, उसको जुडिक्शन अप्रूवल की नीड होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक और चीज़ क्या है? कोर्ट, जो ट्रायल्स होते हैं NIA के, वो स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं, लेकिन CBI के स्पेशल कोर्ट्स में ना होके रेगुलर कोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर देखा जाए तो NIA इज मोर पावरफुल देन CBI, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। इसका रिमूवल हमने देख ही लिया कि रिमूवल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट विद होम मिनिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि उसके अंडर ही वर्क करती है ये। लेकिन अगर लगता है कि मिसकंडक्ट वगैरह इसके अंदर हुआ है तो क्या होता है, क्या होगा कि एलिगेशन अगर लगे हैं मिसकंडक्ट के, तो एक इंटरनल इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के हिसाब से ही उसको डायरेक्टर जनरल को निकाला जाएगा। तो चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द कारगिल वॉर टू गैदर इंटेलिजेंस थ्रू इंडिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंबई अटैक के बाद हुआ था ये, ठीक है। चलो, द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नो, इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई इसका आंसर हो गया नीदर 1 and 2, और इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। ये टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे जो मेन था ना वो था डिफरेंस बिटवीन NIA और CBI, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि आप बुक्स वगैरह में उठाते हो और ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा डिफाइन नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं UPSC में, फिर आप सोचते हो कहाँ से आया, यहीं से आता है, ठीक है। तो हमने ये जो बेसिक क्लासेज है रोज़ यहाँ पर रेगुलर लगी है, रोज़ एक लेक्चर आएगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ लेक्चर देखना है। बड़े आराम से देखो, 70 to 80 लेक्चर्स तक यहाँ पे अपलोड होंगे। आराम से देखो, इसके नोट्स बनाओ, फिर देखो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस कितना स्मूथ हो जाता है। फिर हम करेंगे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो पॉलिटी फोटो सीरीज चली रही है, तो फिर आपका देखो पेपर आने से पहले आपका कितना यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाता है आपका सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।